हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 2 के प्रश्नावली 2.2 के पहले के उदाहरण और प्रश्नावली और उदाहरण को बनाने के लिए जो उपयोग होने वाले हैं उन सभी सूत्रों के बारे में। तो बच्चों, जैसे कि आपके ग्रीन बोर्ड में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो हमको पढ़ना पड़ेगा आज उदाहरण नंबर 3। इसमें बोला गया है संख्या रेखा पर कर्णी 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बटा वाले क्वेश्चन को संख्या रेखा में निर्धारित किए थे, लेकिन यहाँ पर आपको मिल गया कर्णी 2। कर्णी 2 को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो पूर्णांक रहता है या आपको जो बटा मिला रहता है उसको तो आप संख्या रेखा में आसानी से निर्धारित कर लेते हो, लेकिन यदि आपको अपरिमेय संख्या कर्णी 2 दिया है या कर्णी 3 दिया है तो उसको संख्या रेखा में कैसे निर्धारित करते हैं उसको आज हम पहले सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो रहेगा, हम बनाएंगे पहले संख्या रेखा। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हमारे लिए सीधा स्केल से ही हम आज बनाने वाले हैं क्या, संख्या रेखा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संख्या रेखा बनाकर। संख्या रेखा पर कैसे हम उसको निर्धारित करते हैं, देखिए संख्या रेखा पे जैसे ही हम निर्धारित करते हैं, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि संख्या रेखा खींचते कैसे हैं और उसको बनाते कैसे हैं। तो ये हमने बना दिया क्या, संख्या रेखा, और हर एक सेंटीमीटर पर आप बिंदुएं टिक करते जाएंगे। तो देखिए मैंने एक बिंदु प्राप्त किया और उसके बाद मैं 1 सेंटीमीटर में नहीं, मैं सीधा 3 सेंटीमीटर को एक इकाई मान रहा हूँ। ठीक है, 3 सेंटीमीटर को नहीं, अपना 2 सेंटीमीटर को मान रहा हूँ। 1 हो गया और ये हो गया अपना 2। तो इस तरीके से मैंने इसको प्राप्त कर लिया क्या, 0। और इधर जो मुझे मिलेगा वो क्या रहेगा, ऋण 1, और इधर और जो आगे मुझे मिलने वाला है वो क्या रहेगा, हमारा ऋण 2। इधर रहता है ऋणात्मक संख्या है और इधर रहता है धनात्मक संख्या है, और ये हो जाएगा हमारे पास +1 और वैसे ये हो जाएगा हमारे पास +2। ये लीजिए, तो इस तरीके से हमने क्या प्राप्त कर लिया, संख्या रेखा। अब संख्या रेखा जैसे ही हम प्राप्त करेंगे तो वहां पर आपको जो एक इकाई रहेगा, आपका जो एक इकाई प्राप्त हुआ रहेगा, वहां पर आप 1 सेंटीमीटर का पहले एक लंब डाल दीजिएगा। एक इकाई का आप क्या करिएगा, यहाँ पर लंब डालिएगा सीधा। ले लीजिए, आपने लंब डाल दिया और लंब में भी 1 सेंटीमीटर पर क्या कर दीजिएगा, आप टिक कर दीजिएगा। ये हो गया हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ये हमारा कितना इकाई रहेगा, 1 इकाई। चलिए बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमने नाम दिया ओ। सपोज हमने इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिए ए और इसको नाम दे दिए क्या, बी। तो यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर की इकाई पर हमने जो बिंदु प्राप्त किया, इसको नाम दे दिए, मान लो हम लोगों ने क्या, इसको नाम दे दिए क्या, सी। ये नामकरण करना ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसको किसी भी तरीके से कुछ भी नामकरण कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको प्राप्त हुआ 1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमने कितना प्राप्त कर लिया, 1। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, सी से मिला देंगे ओ को। ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे, सी से किसको मिला देंगे, ओ को। देखिए इस तरीके से सी से हमने ओ को मिलाया। अब मिलाने के बाद यहाँ पर ये जो त्रिभुज मिला, इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हम समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब बात समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको मिला है 1 इकाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मिला है, 1 इकाई, और इस त्रिभुज में हम क्या लगाना है, हमको लगाना है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब बात समझिए, आप स्टार्ट जब करेंगे तो क्या कहेंगे, संख्या रेखा, इसको आप नाम कर दीजिए PQ, खींचा। संख्या रेखा PQ खींचा, जिसमें OA बराबर 1 इकाई लिया। ये लिखने का तरीका है, आप अपने तरीके से अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। मैं जैसे लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। हमको क्या प्राप्त करना है, कर्णी 2। कर्णी 2 हमारा मेन टारगेट है, कर्णी 2 हमको मिलना चाहिए। तो हमने 1 इकाई लिया, उसके बाद क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई प्राप्त करने के बाद AB लंब डाले किस पर, OA पर। AB लंब डाले किस पर, OA, खींचा। अब ध्यान दीजिए, जब AB लंब डाले OA, उसके बाद हमने क्या किया, AC बराबर भी हमने कितना इकाई लिया, 1 इकाई। AC बराबर 1 इकाई
प्राप्त किया। ये लीजिए, अब ए की लाइन जैसे ही प्राप्त किया उसके बाद हमने क्या किया, सी से किसको मिला दिया, ओ को, तथा सी से ओ को मिलाया। सी से ओ को मिलाने के बाद हमने क्या किया, अब हमको देखिए मिला है एक समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, CaO, जिससे समकोण त्रिभुज क्या प्राप्त हुआ, CaO प्राप्त हुआ, CaO प्राप्त हुआ। अब यही पर बात समझना, चूंकि एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम लगाते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो तुरंत यहीं पर लगा दीजिए क्या, पाइथागोरस प्रमेय। अब बच्चों यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है ये पता नहीं होगा तो आप एक बार अच्छे से याद करिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, इसको समझिए। कर्ण जो होगा, जो समकोण त्रिभुज के सामने में जो भुजा हमको दिखाई दे रहा है, मतलब ओसी जो होगा ये होगा कर्ण, और नीचे में जो भुजा दिखाई दे रहा है वो होगा आधार, और जो भुजा खड़ा हुआ है उसको हम कहेंगे लंब। मतलब इसमें का कर्ण क्या हो जाएगा, ओसी, तो ये हो जाएगा ओसी का वर्ग बराबर लंब मतलब AC, ये हो जाएगा हमारे पास AC का वर्ग, और आधार मतलब OA, तो ये हुआ हमारे पास OA का वर्ग। अब जिसका हमको मान प्राप्त हुआ है उसको उसका मान हम रख देते हैं। OC का मान तो हमको पता नहीं है तो हमने लिख दिया OC का OC, तो OC का वर्ग, और AC का मान हमने कितना लिया था भाई, 1 इकाई, तो 1 का वर्ग धन OA का मान भी हमने प्राप्त किया था 1, तो इसको भी हमने लिख दिया 1 का वर्ग। तो इस तरीके से हमको OC का वर्ग बराबर मिल जाएगा 1 का वर्ग 1 धन 1 का वर्ग यहाँ पर से 1, और 1 और 1 मिला के हो जाएगा तो, और वर्ग को जब हम प्रक्षालन करेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमसे, वहां से हमको मिल जाएगा क्या, OC बराबर कर्णी के अंदर 2, मतलब OC का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, कर्णी 2। अब बच्चों ध्यान समझिए, ये जो OC मिला है यही हमारा क्या है, कर्णी 2 का मान है। यदि हम O को केंद्र माने, इसको केंद्र माने, O को केंद्र माने, और OC तक की त्रिज्या ले, ध्यान समझिए, O को केंद्र मानना है और कहां तक की त्रिज्या लेना है, OC तक की त्रिज्या, तो हमारा जो माप आएगा वो कितना सेंटीमीटर का रहेगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा हमको मिलेगा क्या, कर्णी 2 इकाई, सेंटीमीटर नहीं है ये इकाई है। तो हम क्या करेंगे, O को केंद्र माना, C तक की त्रिज्या लिया, और संख्या रेखा पर एक चाप काटा। देखिए O को केंद्र मानकर OC की त्रिज्या से हमने क्या किया, संख्या रेखा पर चाप काटा, ये देखिए इस तरीके से। और संख्या रेखा पर जो बिंदु हमको प्राप्त हुआ, संख्या रेखा पर जो बिंदु ये हमको प्राप्त हुआ, इसको हमने नाम दे दिया क्या, D। क्या नाम दे दिया इसको हमने, D। तो OD जो मिला ये क्या होगा हमारा, कर्णी 2। तो हमने क्या किया, बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं, या कितने का त्रिज्या लेते हैं, OC की त्रिज्या से, OC की त्रिज्या से कहां पर चाप काटे, संख्या रेखा पर चाप काटे जो बिंदु D पर कटा, संख्या रेखा पर चाप काटे जो बिंदु D पर कटा, बिंदु D पर कटा। अतः यही पर आप आगे लिखिए, अतः OD बराबर कर्णी 2 प्राप्त हुआ, और कर्णी 2 ही हमारा टारगेट था, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों इसी तरीके से, इसी ही प्रोसेस में आप कर्णी 2 का निर्धारण संख्या रेखा में करेंगे। चूंकि एक कर्णी 2 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के लिए आपको इसी तरह का प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा। अब तो बात हो गया किसके लिए, कर्णी 2 के लिए। जब बात आएगा क्या, इसी के बाद कर्णी 3 का निर्धारण कीजिए, किसका, कर्णी 3 का निर्धारण कीजिए, तो आपको यहाँ तक का प्रोसेस सेम टू सेम अपनाना ही है। इसके बाद आपको आगे और क्या करना है उसको देखिए। आगे जो अब हम प्रोसेस कर रहे हैं वो किसके लिए रहेगा, कर्णी 3 के लिए। तो चलिए कर्णी 3 के लिए प्रोसेस करते हैं। यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा सेम टू सेम, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगा। तो आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है, बिंदु D से आप लंब डाल देंगे, जैसे इसके लिए लंब डाले थे ना,
सेम टू सेम आप यहाँ पर भी क्या डालेंगे, लम। ये लीजिए बी ई लम डाले किस पर, ओडी पर। अब इसके बाद प्रोसेस करेंगे किसके लिए, कर्णी 3 के लिए। ओडी सॉरी बी ई लम किस पर, ओडी खींचा, और यहां पर भी लंब प्राप्त करके बीई पर 1 इकाई की दूरी पर क्या ले लेंगे, एक बिंदु। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे हमने यहाँ पर सीख दिया था ना, वैसे यहाँ पर डी के लिए क्या ले लेंगे, डी एफ। क्या ले लिए, डी एफ, तथा या वह करके डी एफ बराबर 1 इकाई लिया या प्राप्त किया। अब यहाँ पर बात समझिए, जैसे हमको क्या प्राप्त हुआ, एफ प्राप्त हुआ, एफ से हम मिला देंगे किसको, ओ को। एफ से किसको मिला देंगे, ये हमने मिला दिया ओ को। चलिए अब प्राप्त करके हमने क्या किया, एफ से एफ व ओ को मिलाया। अब देखिए जैसे एफ से ओ को मिलाया, फिर से हमको एक समकोण त्रिभुज दिखा, इसका नाम क्या है, एफ डी ओ, जिससे समकोण त्रिभुज ओ डी एफ या एफ डी ओ प्राप्त हुआ। और जैसे ही समकोण त्रिभुज प्राप्त हो बोलेंगे, इस पे भी हमको लगा देना है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। फिर चलिए इसमें भी लगा देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका कर्ण का काम करेगा ओ एफ, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो ये हुआ हमारे पास ओ एफ का वर्ग बराबर लंब क्या है, एफ डी का वर्ग प्लस आधार क्या है, ओ डी का वर्ग। अब अच्छे से बस मान रखना है, ओ एफ का वर्ग मतलब देखिए ओ एफ का मान हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमने इसको लिख दिया जो कहते हो ओ एफ का वर्ग। अब एफ डी का मान हमने कितना इकाई दिया हुआ था, 1 इकाई, तो एफ डी का मान हमने रख दिया 1 का वर्ग धन ओडी का मान हमने यहाँ पर से कुछ प्राप्त किया है क्या, कर्णी 2, तो हमने रख दिया कर्णी 2 का वर्ग। तो चलिए 1 का वर्ग होता है 1, और कर्णी 2 का वर्ग क्या हो जाता है 2, और 1 और 2 को मिला के क्या हो जाएगा 3। अब चूंकि हमको ओ एफ का मान निकालना है, तो ओ एफ का मान निकालने के लिए कर्णी 2 उधर वर्ग इधर आके क्या बन जाएगा कर्णी, तो ओ एफ बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा कर्णी के अंदर 3। ओ एफ का मान हमको क्या मिल गया, कर्णी 3। अब फिर से क्या करेंगे, ओ को मानेंगे केंद्र, और एफ तक की क्या लेंगे, त्रिज्या। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं अपना त्रिज्या वाला प्रोसेस। ओ को केंद्र मानकर एफ तक की क्या लेंगे हम, त्रिज्या। एफ की त्रिज्या से संख्या रेखा पर क्या काट देंगे हम, 4। देखिए बच्चों, हमने ओ एफ जो प्राप्त किया था, इसका मान क्या प्राप्त किया हम लोगों ने, कर्णी 3। तो हमने क्या किया, ओ को केंद्र मानकर ओ एफ की त्रिज्या से संख्या रेखा पर एक चाप काटा, जो बिंदु ई एफ जी पर कटा। त्रिज्या से संख्या रेखा पर चाप काटा, जो बिंदु जी पर कटा। लीजिए, और यहीं पर लिख दीजिए फिर, अतः ओ जी बराबर क्या, ओ जी बराबर कर्णी 3 प्राप्त हुआ, और ये हो जाएगा कर्णी 3 के लिए हमारा आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आप क्या करेंगे, कर्णी 2 को और कर्णी 3 का निर्धारण कहाँ पे करेंगे, संख्या रेखा पे। यहाँ पे जो मेरा चित्र है वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटा छोटा अक्षर है, छोटा लाइन दिखाई दे रहा है। आप यदि इसको संख्या रेखा में दर्शाएंगे तो आपका चित्र एकदम क्लियर रहेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कर्णी 2 और कर्णी 3 को संख्या रेखा पे निर्धारित करेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी के लिए ये तो हमारा हो गया कर्णी 2 और कर्णी 3 के लिए। अब हम प्रश्नावली और आगे के उदाहरण के लिए जो महत्वपूर्ण फार्मूला पढ़ने वाला है उसको आप अच्छे से देखते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने फार्मूला की ओर। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो इस प्रश्नावली के लिए और उस प्रश्नावली के पहले जितने भी उदाहरण हैं उन सब को बनाने के लिए हमारा हेल्प करने वाला है। और बच्चों एक बात आप याद रखिएगा, ये जो अभी हम फार्मूला पढ़ने वाले हैं वो केवल और केवल कक्षा 9वीं के लिए यूज होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये आपको आगे के कक्षाओं में भी
बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो एक बार यदि आप अच्छे से इसको याद कर लिया, अच्छे से आप इसको समझ गए, तो समझिए आपको आगे के लिए एकदम ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फार्मूला। इसमें दिया गया है पहला वाला फार्मूला जो हम पढ़ने वाले वो है हमारा ए करनी बी, ध्यान से समझिएगा, ए करनी बी प्लस सी करनी बी। आपको मैं फार्मूला को भी पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, ये नहीं है कि केवल फार्मूला को लिख दिया और आपको याद कर दीजिए ऐसा बोल दिया। आपको मैं फार्मूला को भी टोटल लिख कर समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई, इसको हम क्या करेंगे, जब ए करनी बी प्लस सी करनी बी मिला हुआ है तो हम इसको लिखेंगे करनी बी, और करनी बी जो दिया है उसको एक बार लिखेंगे, मतलब ये समझिए करनी बी को हमने कॉमन निकाल दिया। तो हमारे पास जब करनी बी को हम कॉमन निकालेंगे तो क्वेश्चन में क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा ए प्लस बचेगा सी, मतलब टोटल यदि हम बोले ए करनी बी प्लस सी करनी बी का मान क्या होगा, ए प्लस सी, एक क्वेश्चन में लिखने के बाद करनी बी। इसी प्रकार प्लस के बजाय अब हमारे पास मान लो आ जाता है क्या, माइनस के लिए, तो इसको हम लिखेंगे ए करनी बी प्लस के बजाय क्या आ गया माइनस सी करनी बी। तब सेम टू सेम अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मान क्या होने वाला है, ए माइनस सी, यहाँ पर ए माइनस सी हमने लिखा और करनी बी को कॉमन निकाल दिया, तो ये हो जाएगा करनी बी। इस तरीके से फार्मूला क्या मिला, ए करनी बी माइनस सी करनी बी बराबर ए माइनस सी करनी बी। अब अगला फार्मूला जो हमारे पास है वो रहेगा हमारे पास करनी ए इंटू करनी बी। देखिए जब दोनों में करनी लगा हुआ है, जब दोनों में करनी लगा हुआ है और करनी का घात समान है, तो आप इसको एक बार करनी लिख कर जो संख्या अंदर में दिया हुआ है उन दोनों को गुणा कर देंगे। करनी ए इंटू करनी बी का मान क्या हो जाएगा, करनी के अंदर ए बी। अब सेम टू सेम प्रोसेस में आपका भाग वाले में हो जाएगा करनी ए बटा में करनी बी। तब इसका फार्मूला आपको क्या मिलेगा, जैसे इसको एक बार लिखे थे ना वैसे ही सेम टू सेम इसको भी लिख दिया, एक बार करनी, उसके बाद अंदर में हो जाएगा ए बटा बी। ये हो गया हमारे पास बटा वाले में। अब हम करते हैं अगला, थोड़ा सा इसको समझिए, ये सबसे अलग है और सबसे अच्छा भी है, समझ सकते हैं। करनी के अंदर ए प्लस करनी के अंदर बी एक कोष्टक में, उसके बाद अगले में हमको मिलेगा करनी के अंदर सी प्लस करनी के अंदर डी। तब की स्थिति में इसका सूत्र क्या होगा उसको समझिए, पहले का गुणा दोनों के साथ, पहले का गुणा दोनों के साथ और दूसरे का गुणा भी दोनों के साथ। तो इस तरीके से इसका फार्मूला क्या मिलेगा भाई, करनी का गुणा सी के साथ करेंगे तो क्वेश्चन में करनी ए सी प्लस ए का गुणा अब किसके साथ करेंगे, डी के साथ, तो करनी के अंदर ए डी। अभी हमने क्या किया, पहले का गुणा दोनों के साथ, अब दूसरे का गुणा भी दोनों के साथ, तो ये हमको क्या मिलेगा बताइए, प्लस करके करनी बी गुणा सी करेंगे तो करनी बी सी, और प्लस में करनी बी गुणा करनी बी करेंगे तो हो जाएगा करनी बी डी। तो इस तरीके से टोटल हमारा फार्मूला क्या बना, करनी क्वेश्चन में करनी ए प्लस करनी बी, अगले क्वेश्चन में करनी सी प्लस करनी डी का मान क्या होगा, करनी के अंदर ए सी प्लस करनी ए डी प्लस करनी बी सी प्लस करनी बी डी। ये तो हो गया हमारे पास जब अलग अलग मान दिया है तब के लिए। अब हमको कौन सा फार्मूला मिल सकता है उसको देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास अगला फार्मूला करनी ए प्लस करनी बी, और अगले क्वेश्चन में हमको मिल जाएगा करनी ए माइनस करनी बी। अब देखिए ए आपको एक फार्मूला के जैसा लग रहा होगा, करनी ए प्लस करनी बी, करनी ए माइनस करनी बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी एक फार्मूला होता है ना, उसका मान क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। लेकिन यहाँ पर करनी जब लगा है तो इसको हम क्या कहेंगे, करनी ए का वर्ग माइनस करनी बी का वर्ग। अब एक बात समझिएगा, यदि किसी संख्या में लगा है करनी और उस संख्या का है वर्ग, तो वर्ग और करनी कट जाता है। ध्यान समझिए, यदि किसी संख्या में लगा है करनी और उस करनी का पूरा है क्या वर्ग, तो वर्ग और करनी कट जाता है, केवल और केवल उस संख्या बचता है। मतलब करनी ए का वर्ग जब है तो केवल हमको क्या मिलेगा ए। यदि हमको करनी दो का वर्ग दिया रहेगा तो करनी और वर्ग कटेगा, केवल दो बचेगा। तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाइए। उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, करनी बी का वर्ग है तो करनी और वर्ग कटेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा सिर्फ बी। इस तरीके से आपको ए करनी ए प्लस करनी बी, करनी ए माइनस करनी बी मिला रहेगा तो उसको डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी के रूप में। अब चलिए आगे हमको जो फार्मूला मिला रहेगा वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। करनी ए प्लस केवल बी है, ध्यान से समझिए, करनी ए प्लस बी, और अगला क्वेश्चन में करनी ए माइनस बी। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका फार्मूला क्या मिलता है, ये तो हो जाएगा करनी ए का वर्ग
और यहाँ पर कर्णी भी था तो माइनस कर्णी भी कवर किए थे, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल बी है तो इसको हम लिखेंगे माइनस करके केवल बी का वर्ग। अब देखिए कर्णी ए का वर्ग है तो कर्णी और वर्ग कट जाएगा तो हमको मिलेगा सिर्फ ए और यहाँ पर मिलेगा माइनस करके बी का वर्ग। तो बच्चों इस तरीके से इतना जो फार्मूला हमको दिखाई दे रहा है, इन्हीं फार्मूला के आधार पर हमको आगे के प्रश्न को मतलब आगे के उदाहरण को और प्रश्नवाली के पूरे क्वेश्चन को बनाना है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपको कहीं भी फार्मूला को समझाया नहीं जाता है, लेकिन मैंने आपको फार्मूला को भी पूरा का पूरा समझा दिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले उदाहरण की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो हमको प्रश्न मिला है वो है उदाहरण नंबर 4। इसमें हमको बोला गया है 9 कर्णी 3 धन 7 कर्णी 5 में 7 कर्णी 3 ऋण 5 कर्णी 5 का योग करो। तो बच्चों जितने भी हम फार्मूला यूज किए हैं उनमें से कोई ना कोई फार्मूला अब इन क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 से। तो देखिए हमको इस पद में इस वाले पद को जोड़ना है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना ही होता है। तो इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे 9 कर्णी 3 धन 7 कर्णी 5 और योग का मतलब होता है क्या? प्लस करना। क्या? प्लस। तो अगले वाले पद जो दिया है उसको हमको क्वेश्चन में लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें, है ना। जब प्लस है तो क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि माइनस की बात आएगा तो आपको क्वेश्चन में लिखना होगा। तो यहाँ पर तो हमको प्लस करना है। चलिए 7 कर्णी 3 ऋण 5 कर्णी 5। अब यहाँ पर बात समझिएगा, जब हमको इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो समान कर्णी वाले को, कर्णी के अंदर में जो संख्याएं समान है उन पदों को एक साथ लिखिए। मतलब यहाँ पर कर्णी के अंदर 3 है तो और कहीं हमको कर्णी के अंदर 3 दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों को एक साथ लिखिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 कर्णी 3 प्लस है तो प्लस करके लिखिएगा, माइनस है तो माइनस करके लिखिएगा। तो 9 कर्णी 3 धन, यहाँ पर धन का हमने लिख दिया धन 7 कर्णी 3। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो 7 कर्णी 5 और यहाँ पर दिया 5 कर्णी 5, तो इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारे पास प्लस 5 कर्णी 5 सॉरी 7 कर्णी 5 और यहाँ पर माइनस करके हो जाएगा 5 कर्णी 5। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें आपको प्लस वाला फार्मूला लगाना है, इसमें आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना है। ये हमारा क्या है? a कर्णी b धन c कर्णी b और ये क्या है? a कर्णी b ऋण c कर्णी b। तो आपको तो फार्मूला पता हो गया है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे? कर्णी वाले संख्या को कॉमन निकालेंगे और कर्णी के बाहर जो संख्या है उसको कोष्टक में रख देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 9 धन 7 कोष्टक में और जो कर्णी के अंदर में है उसको हम लिख दिए कॉमन निकाल के बाहर में। तो इस तरीके से हमको क्या मिला? 9 धन 7 कर्णी के अंदर 3। अब यहाँ पर प्लस है तो हमने लिख दिया प्लस। अब सेम टू सेम इसमें अपनाएंगे। इसमें कर्णी 5 को हम निकाल रहे हैं कॉमन, तो कोष्टक में क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 7 और माइनस में क्या मिल जाएगा हमको? 5। ये हमने लिख दिया कोष्टक में। तो बाहर में क्या बचा भाई? ये बच गया हमारे पास कर्णी 5। चलिए अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 9 और 7 मिला के हो जाएगा 16 और कर्णी के अंदर मिल जाएगा 3। यहाँ पर प्लस है तो हमने लिख दिया प्लस। अब देखिए 7 ऋण 5 तो ये घटेगा तो ये हो जाएगा 2 और कर्णी के अंदर क्या मिला हुआ है? 5। अब यहाँ पर बात समझिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं? इनको भी जोड़ देते हैं और उस अंदर की संख्याओं को भी जोड़ देते हैं। तो बच्चों केवल और केवल तभी बाहर की संख्याएं जुड़ेगा जब कर्णी के अंदर की संख्याएं कैसा होगा? समान। तो आपको यहाँ पर अलग अलग संख्याएं जब मिलेगा कर्णी के अंदर तो आपको उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसी को आपको क्या कर देना है? आंसर के रूप में लिख देना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कर्णी वाले संख्या को कैसे जोड़ेंगे। अब देखिए आगे में क्या बोला गया है? 3 कर्णी 2, उदाहरण नंबर 5 में हमको दिया गया है 3 कर्णी 2 ऋण 2 कर्णी 3 को 3 कर्णी 3 ऋण 2 कर्णी 5 में से घटाओ। अब बात को अच्छे से समझिए। बहुत बच्चे क्या करेंगे? इसमें इसको घटा देंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको ध्यान से समझिए। इस पद को इस पद में से घटाओ, मतलब दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाना है। यदि हमको कहते हैं 5 को, किसको? 5 को 9 में से घटाओ, तो आप 5 ऋण 9 करेंगे कि 9 ऋण 5 करेंगे? बात समझिए, 5 को 9 से घटाओ तो आप क्या करिएगा? 9 में किसको घटाएंगे? 5 को, ना कि 5 में 9 को। तो आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। पहले बहुपद को या पहले वाले पद को दूसरे वाले पद में घटाना, ना कि दूसरे वाले पद को पहले वाले पद में, है ना।
तो इसमें आप क्या करिएगा, दूसरे में पहले वो घटाएंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि पहले वाले को दूसरे वाले में घटाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हल करना। ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाले का कुछ शुरू में लिखेंगे, है ना। 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5 माइनस है। मैं आपको बोला था यहाँ पर प्लस है तो अगला पद को क्वेश्चन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि माइनस आता है तो अगले वाले पद को हमको कहाँ लिखना होता है, क्वेश्चन में लिखना होता है। तो चलिए भी अगले वाले पद में हम किसको लिख देंगे, 3 करनी 2 ऋण 2 करनी 3, इसको हमने लिख दिया कहाँ पे, कोष्टक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो 3 करनी 3 इसको पहले तो जो बच्चे बता लीजिए, 3 करनी 3 ऋण 2 करनी 5। अब देखिए कोष्टक के बाहर में यदि क्या है माइनस, तो अंदर का चिन्ह होता है माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मतलब अंदर के चिन्ह जो रहेगा वो बदल जाएगा। तो ये प्लस वाला है वो हो जाएगा माइनस 3 करनी 2, और ये जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2 करनी 3। अब यहाँ बात समझिए, हमको करनी के अंदर जो संख्याएं समान है उन पदों को एक साथ रखना है। तो यहाँ पर करनी के अंदर कौन है 3, और कहीं पर करनी के अंदर 3 है क्या, यहाँ पर है करनी के अंदर 3, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3 करनी 3, यहाँ पर प्लस है तो हम प्लस के साथ लिखेंगे क्या, 2 करनी 3। अब देखिए यहाँ पर तो करनी 5 है और यहाँ पर करनी 2 है, तो ये तो समान करनी के अंदर समान संख्या वाला तो है नहीं। तो आप क्या करिएगा, उसको जो को तो उतार दीजिएगा, छाप दीजिएगा। जो को तो उतारेंगे मतलब चिन्ह से लिखेंगे, है ना। 2 करनी 5 माइनस में 3 करनी 2, क्योंकि इसके करनी के अंदर का संख्या अलग अलग है तो कुछ भी होगा अंतिम तक जो कहते हो छपाते जाएगा, जो कहते हो उसको हम लिखते जाएंगे। चलिए भाई यहाँ पर हम लगाएंगे फार्मूला। तो 3 करनी 3 2 करनी 3 पहला वाला फार्मूला ये हमारे पास लगेगा। तो इसको हमने लिख दिया कोष्टक के अंदर 3 घन 2, और करनी 3 जो है वो बाहर निकलेगा तो आ जाएगा हमारे पास करनी 3, और इसको तो जो कहते हो ये लिखना है। 2 करनी 5 ऋण में 3 करनी 2। अब देखिए 3 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 5 करनी 3, और ये हो जाएगा हमारे पास ऋण 2 करनी 5 ऋण 3 करनी 2। चूंकि अब ये नहीं जुड़ने वाला है और नहीं घटने वाला है तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों आपको करनी के अंदर की संख्याओं को कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है आपको बता दिया गया है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों आगे जो हमको प्रश्न मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसमें हमको पहला वाला क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपको मिला है करनी 3 गुणा करनी 5। तो बच्चों यदि फार्मूला आपको याद हो गया होगा तो ये तो देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए इसको हम जब हल करेंगे तो आपको तो समझ में आ गया है ये हमको कौन से फार्मूला के जैसा लग रहा है, करनी के अंदर ए गुणा करनी के अंदर बी। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, करनी के अंदर ए बी। तो सिंपल सी बात है, एक बार हम लिख देंगे करनी को और अंदर की संख्याओं को आपस में कर देंगे गुणा, मतलब 3 गुणा कर देंगे कितना 5, और करनी 3 गुणा करनी 5 करेंगे, सॉरी 3 गुणा 5 करेंगे तो 5 3 15। तो करनी के अंदर कितना आ गया भाई 15। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमको एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मिला है। ऐसा वाला फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसको कैसे हल करते हैं। तो देखिए जब 2 करनी 3 गुणा 7 करनी 2 मिला हुआ है तो इसमें लगा है करनी, इसमें लगा है करनी, और इसमें नहीं लगा है करनी, इसमें नहीं लगा है करनी। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जिसमें करनी नहीं लगा है उसका गुणा करनी नहीं लगा है उसके साथ करेंगे, और जिसमें करनी लगा है उसका गुणा करनी लगा है उसके साथ करेंगे। ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाला बात नहीं है। 2 का गुणा 7 के साथ होगा और करनी 3 का गुणा करनी 2 के साथ होगा। तो चलिए 2 गुणा 7 करेंगे तो 7 दूनी हो जाएगा 14, और करनी के अंदर में जो संख्या है उनका गुणा करेंगे तो 3 गुणा 2 मतलब 14, करनी के अंदर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों ये भी इस तरीके का यदि क्वेश्चन मिला तो आप इसको कैसे हल करेंगे आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है 2 धन करनी 5 और 2 ऋण करनी 5। ये तो हमारा फार्मूला के जैसे ही है। ये कौन से फार्मूला के जैसे है, ए धन करनी बी, अगले क्वेश्चन में मिल जाएगा ए ऋण करनी बी। तो आपको तो पता होगा उसका फार्मूला होता है ए का वर्ग माइनस बी होता है, लेकिन यदि आपको पता नहीं है उसके पहले का स्टेप क्या होता है तो उसको देख लीजिए। हमारे पास फार्मूला के रूप में जब मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 का वर्ग, क्या 2 का वर्ग माइनस करनी 5 का वर्ग। इस तरीके से 2 का वर्ग हो जाएगा 4 ऋण करनी 5 का वर्ग। अब मैं आपको बताया था ना यदि किसी संख्या में लगा है करनी और उसका है वर्ग तो करनी और वर्ग कट जाएगा, केवल वो संख्या बच जाएगा। तो 4 ऋण
5 का मान क्या हो जाएगा, ऋण 1। ये जो ऋण 1 मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये वाला फार्मूला आपको समझ में आएगा होगा, करनी के अंदर ए धन करनी के अंदर बी, अगले क्वेश्चन में करनी के अंदर सी धन करनी के अंदर डी। पहले का गुणा दोनों के साथ, दूसरे का गुणा दोनों के साथ, सिंपल सी बात। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हम करते हैं हल। इसमें हो जाएगा करनी 7 गुणा दोनों के साथ कर रहे हैं, है ना। करनी 7 करनी 2 पहले करिए, तो 7 गुनी 14, करनी के अंदर 14 आ गया। 7 गुणा 5 करेंगे तो करनी के अंदर 35। ये हमने क्या किया, करनी 7 गुणा दोनों के साथ कर दिया। अब करनी 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो प्लस प्लस गुणा प्लस, करनी 3 गुणा 2 करेंगे तो करनी 3 दूनी 6 धन करनी 3 गुणा करनी 5 ऐसे करेंगे तो 3 पंचे 15, तो ये हो जाएगा करनी के अंदर 15। अब बच्चों इसमें आप कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकते। आप यदि यहाँ से इसको तोड़ना चाहे तो क्या करेंगे, 5 से 15 होगा, मतलब ये किसी भी संख्या में टूटने वाला नहीं है, तो इसको आप आगे हल भी नहीं कर सकते। तो ये जो मिलेगा यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 6 के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन था उसको भी हमने हल कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, आगे जो प्रश्न हमको दिया गया है वो है उदाहरण नंबर 7। इसमें बोला गया है 1/4 ऋण करनी 7 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो बच्चों जैसे कि आपको जो नाम दिखाई दे रहा है हर का परिमेयीकरण, ये नाम आपके लिए एकदम नया होगा, आप ऐसा कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं बता देता हूँ कि हर का परिमेयीकरण होता क्या है। जैसे कि ये पद का हमको हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण करने का मतलब हर में क्या दिया है उसको हम देखेंगे। तो हर में जो दिया है उसके बीच में चिन्ह क्या है, या उसका चिन्ह हमको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस। तो परिमेयीकरण का मतलब होता है जो चिन्ह हमको दिया है उसको बदल कर, बात समझिए, जो चिन्ह हमको दिया है उसको बदल कर, मतलब माइनस है तो प्लस और प्लस है तो उसको माइनस, तो चिन्ह को बदल कर अंश और हर में करना है गुणा। हर का परिमेयीकरण मतलब हर के चिन्ह को बदलना होता है, और यदि हर को यह दिया रहता है अंश तो अंश के चिन्ह को बदलकर अंश और हर में करते गुणा। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसमें बोला गया है हर का परिमेयीकरण। तो पहले हम इस क्वेश्चन को जो करते हो या इन संख्याओं को जो करते हो लिख देते हैं 1/4 ऋण करनी 7। इसका हमको क्या करना है, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। अब परिमेयीकरण का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या करना है 1/4 ऋण करने 7 को पहले जो करते हमने लिख दिया। अब परिमेयीकरण में चिन्ह को बदलना है बोला था ना, माइनस से उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और अंश और हर में कर देना है गुणा। तो चलिए गुणा के रूप में हम क्या कर दिए, 4 धन करनी के अंदर 7, माइनस का हमने क्या कर दिया प्लस, और बटा में अंश को भी गुणा करना है किसी से और हर को भी गुणा करना है, 4 धन करनी 7। समझ में आया ना ये कहाँ से आया है, माइनस है तो हमने क्या लिख दिया प्लस, और अंश और हर दोनों में हमने क्या लिख दिया, क्या गुणा। ध्यान से समझिए, मान लो माइनस के बजाय एक क्या रहता प्लस, तो हम यहाँ पर माइनस और माइनस लगाते हैं। परिमेयीकरण का मतलब होता है चिन्ह को बदलकर अंश और हर में करना है गुणा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणा में क्या होता है, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। तो ऊपर का जब ऊपर से गुणा होगा तो एक के साथ किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 धन करनी 7, एक का गुणा इसके साथ हो गया। अब नीचे वाले आपको सूत्र के जैसे दिख रहा होगा, a माइनस करनी b और a प्लस करनी b, क्या होता है a का वर्ग माइनस करनी b का वर्ग। तो a का वर्ग मतलब 4 का वर्ग माइनस करनी b का वर्ग मतलब करनी 7 का वर्ग। अब आपको पता होगा कि 4 का वर्ग क्या होता है और करनी 7 का वर्ग क्या होता है। तो ऊपर को हमने जो क्यों लिख दिया 4 धन करनी 7। अब नीचे में देखते हैं 4 का वर्ग होता है 16, तो हमने लिख दिया 16 माइनस करनी 7 का वर्ग होता है केवल और केवल 7। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 धन करनी 7 और बटा में जब 16 में हम घटाएंगे 7 तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा कितना 9। तो बच्चों इस तरीके से जो मिला इसको हम करेंगे अपना आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो इस तरीके से इस पद का हल का परिमेयीकरण करने के बाद ये मिला हमको आंसर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों आगे जो प्रश्न हमको मिला है वो है उदाहरण नंबर 8। इसमें बोला गया है 3 ऋण
करनी 2 बटा में 3 धन करनी 2 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। बच्चों वहां पर जो हमको क्वेश्चन दिया था इसके जस्ट पीछे वाले, उसमें हमको ऊपर में 1 दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं होता हर का परिमेयीकरण करने में। लेकिन यहाँ पर आप लोग ऊपर और नीचे में जब दोनों में गुणा करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस जो है बढ़ जाएगा। कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हर का परिमेयीकरण का मतलब क्या होना है, हर में जो चिन्ह दिया है उसको बदल कर अंश हर में करना होता है क्या, गुणा। तो चलिए पहले तो इन प्रश्नों को जो का जो लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 3 ऋण करनी 2 बटा में 3 धन करनी 2। और यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, हर का परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। ये देखिए हमको क्या करना है, इसके हर का परिमेयीकरण करना है ना। चलिए भाई 3 ऋण करनी 2 बटा में 3 धन करनी 2, प्रश्न को हमने लिख दिया। अब हर में चिन्ह क्या दिया है भाई, ये दिया हमको प्लस, और यदि प्लस दिया है तो इसके चिन्ह को क्या कर देंगे हम, माइनस, और माइनस करके इसका गुणा ऊपर और नीचे में कर देना है। तो ये हो जाएगा गुणा में 3 माइनस प्लस क्या हो जाना है, माइनस करनी 2, और बटा में आ जाएगा हमारे पास 3 ऋण करनी 2। इस तरीके से हमने प्राप्त कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। अब देखिए आपको गुणा करने का प्रोसेस अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। 3 का गुणा दोनों के साथ करना है और करनी 2 का गुणा दोनों के साथ करना है। अब देखिए 3 गुणा जब 3 करेंगे, ध्यान से समझिए, है ना, 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 9, और 3 गुणा इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा हमारे पास माइनस। 3 गुणा करनी 2 करेंगे तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, 3 का गुणा 2 के साथ करके 3 दूनी 6 कर देते हैं। लेकिन मैं आपको शुरू में ही बताया था, जब इसमें भी लगा रहेगा करनी और इसमें भी लगा रहेगा करनी, तब 3 दूनी होगा 6। लेकिन इसमें यदि करनी नहीं लगा है और इसमें करनी लगा है तो इसका गुणा इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 3 का गुणा होगा किसके साथ, 1 के साथ। तो इसको हम क्या कर देंगे, 3 एकम 3 करनी 2, 3 का गुणा 1 के साथ किया, 3 एकम 3 करनी 2। अब सेम टू सेम प्रोसेस इसके लिए अपनाते हैं, तो ऋण और धन का गुणा हो जाएगा ऋण। देखिए करनी 2 गुणा 3 करेंगे, इसका गुणा इसके साथ किए थे तो क्या आया था, 3 करनी 2 आया था ना। इसका गुणा इसके साथ भी करेंगे तो क्या आएगा, 3 करनी 2। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। अब करनी 2 गुणा करनी 2 करेंगे तो अंदर की संख्याओं गुणा होना है ना, क्योंकि इसमें भी करनी लगा है, इसमें भी करनी लगा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास करनी के अंदर 2 दूनी 4। अब बटा को देखते हैं, तो ये हमारा है फार्मूला, ए धन बी ए ऋण बी। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, बी मतलब करनी 2 का वर्ग। चलिए भाई ये देखिए इन को हमने जो तो लिख दिया, ऋण करनी 2 और ऋण करनी 2, सॉरी ऋण 3 करनी 2, ऋण 3 करनी 2। अब इसमें क्या होना है, ये ऋण और ये ऋण है, तो ऋण होने के कारण ये दोनों पद जुड़ेगा। अब देखिए जुड़ेगा कब, जब करनी के अंदर की संख्याएं क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको तो बराबर दिखाई दे रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 करनी 2 और ऋण 3 करनी 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऋण 3 और 3 मिला के 6 करनी 2। अब बात समझिए, करनी 4 का मान होता है कितना, 2, क्या होता है 2। तो इसको हम लिख देंगे करनी 4 का मान 2। अब आगे हम लिखेंगे तो 3 का वर्ग हो जाता है हमारे पास 9, ऋण करनी 2 का वर्ग हो जाएगा केवल 2, 3 का वर्ग 9, करनी 2 का वर्ग 2। अब देखिए यहाँ पर का 9 और यहाँ पर का 2, ये 9 और 2 प्लस प्लस होने के कारण जुड़ जाएगा, और 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो चलिए भाई इसको हमने लिख दिया 9 और 2 मिला के 11। अब पहले से हमारे पास बचा हुआ है ऋण 6 करनी 2। अब आगे हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 2, 9 में 2 घटाने पर कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो इस तरीके से ये जो मिला यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आप हर का परिमेयीकरण करके ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रश्नावली में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हर का परिमेयीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इस अध्याय इस प्रश्नावली के लिए जितने भी उदाहरण आने वाले थे सभी उदाहरणों को हमने हल कर लिया। अब कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस का हल। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे चैनल को पहुंचाना, ताकि हर एक बच्चे के पास 9वीं और 10वीं के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन रह पाए। थैंक यू।